तो आप सुन रहे थे चुनाव आयुक्त को, उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। आपके साथ होंगे 26 विधानसभा सीटें जो रिक्त थीं, वहां भी उपचुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो अपने खाते में एक भी चुनाव नहीं रखना चाहते, तमाम चुनाव कराने जा रहे हैं। जो उपचुनाव हैं वो भी 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। छब्बीस अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव होंगे। 13 मई को चौथे चरण के चुनाव होंगे। 20 मई को 5वें चरण के चुनाव होंगे। पच्चीस मई को 6वें चरण का चुनाव होगा। 1 जून को 7वें चरण का मतदान। तो लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। प्रभु जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार कुछ नया भी है, यानी कि बुजुर्गों को जो 85 प्लस हैं उनको घर से मतदान करने की अनुमति है। एक तरह से वो घर से मतदान कर सकते हैं, जो इजाज़त देंगे। जो बूथ पर जाएंगे उनके लिए बाकायदा व्हील चेयर से लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर बनाए गए हैं। तो क्या लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने दावा किया है और उम्मीद जताई है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग की हर चुनाव में कोशिश होती है कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, देश का हर मतदाता, हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आयोग इसको लेकर जैसे जैसे समय गुजर रहा है, नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं, आयोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहा है। इस देश में कुछ पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ 1 वोट के लिए पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी जाती है। वहाँ पे मतदाता 1 है या कहीं पे 10 मतदाता हैं, तो उनके लिए भी जाती है, क्योंकि उनका हर व्यक्ति को उसके मताधिकार देना ये चुनाव आयोग का सबसे प्रमुख दायित्व तो मानकर चलता है। दूसरा, वो स्वस्थ परंपरा के तहत चुनाव हो, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। तो आप देखिए अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा, वो 3M फैक्टर की बात उनने की कि 3M फैक्टर जो है वो इस बार चुनाव में खासा उस पर उनकी नज़र रहेगी। मनी, मसल पावर और ये मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के प्रयास वो किए जाएंगे। उसको लेकर एक वो वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें वो फैक्ट भी बताएंगे कि जो मिसलीडिंग क्या खबर चल रही है उसका फैक्ट क्या है। उनने ये भी अपील की है कि नेता जो है संयम से बात करें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, नीतियों पर, योजनाओं पर, उस पर एक दूसरे दल पर प्रहार करें, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर लांछन न, हालांकि राजनीति ना होए। तो ये इस तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि देश में एक आदर्श जो आचरण संहिता लागू की जाती है उसका 100% पालन हो, मतदाताओं को भी 100% उसका लाभ मिले। और अब देखिए पिछले चुनाव में भी ये किया गया था कि जो मतदाता बुजुर्ग हैं वो पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते, तो उनको घर पर पोलिंग पार्टी जाकर वोट डलाती है। इसी तरीके से मतदान केंद्र पर पीने के पानी की सुविधा, वहाँ पर छांव की व्यवस्था, व्हील चेयर का इंतजाम, ये तमाम संसाधन वहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल देश का लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको नए सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास चुनाव आयोग लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मनोज जी, चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत रहता है कि बदमिजाजी ना हो, इस तरह की फेक न्यूज़ों पर अंकुश लगाए, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह से सवाल भी उठे थे कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनसे पूछा गया था कि कार्रवाइयाँ कितनी हुई हैं, उसकी बाद में डिटेल नहीं आती। क्या वजह है? कुछ सख्ती की और ज़रूरत है क्या? जिस तरह से धार्मिक मामलों को लेकर या बदतमीजी को लेकर या बदमिजाजी को लेकर या व्यक्तिगत आरोप की बात की जा रही, सिर्फ अपील की है चुनाव आयुक्त ने कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें।
तो क्या इससे मान जाएंगे राजनीतिक दल? देखिए, अगर मान रहे होते तो शायद चुनाव आयुक्त को ये बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मान ही तो नहीं रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि संसद के अंदर जो स्थितियां बनती कई बार, कि राम जो विदुड़ी ने जिस प्रकार से दानिश अंसारी के लिए जो शब्द कहे सदन के अंदर, या तमाम सारे नेता, तो सदन के अंदर जहाँ पे वो कानून बनाते हैं सारे, कि आपको इस प्रकार के अगर आप बोलते हो, गलत बयान देते हो तो आपको सजा का प्रावधान है, वो जब जिस संसद के अंदर बैठ के कानून बनाते हैं वहीं इस प्रकार की वो बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के वो कामों से बचे। लेकिन चूंकि इस पर हम बाद में बात करेंगे, ब्रजेश जी, जो मध्य प्रदेश के बारे में दिलचस्प, जो हम अगर तारीखों के हिसाब से देखें तो पहले चरण का चुनाव हमारे यहाँ 19 अप्रैल को होना, यानी लगभग 1 महीने का वक्त मिलेगा महाकौशल के इलाके में, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। और सबसे आखिर चरण का जो चुनाव होगा, चौथे चरण का मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है, वो 13 मई को होना है। उसमें मालवा निमाड़ का हिस्सा है, कि जिसमें देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा। तो दो चीज़ें, कि एक महाकौशल के जो उम्मीदवार हैं उनके पास 1 महीने का वक्त है, मालवा निमाड़ के उम्मीदवारों के पास 2 महीने का वक्त है। उसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि वहाँ पे जो पहले दौर के जो उम्मीदवार फ्री हो जाएंगे अपने चुनाव से, तो बाकी के 3 चरणों में जा सकते हैं। जो दूसरे के फ्री हो जाएंगे, बाकी के तीसरे चौथे चरण में प्रचार करने आ सकते हैं। और जिनका चुनाव प्रचार चौथे चरण में है, वो पहले दूसरे में दूसरे लोगों का प्रचार करने जा सकते हैं। तो लगभग 2 महीने की चुनाव प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चलने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक हमने देखा, और पिछली बार भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हुए थे और 29 लोकसभा सीटें हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो जो आपने बताया कि उसका असर ये होगा। एक आरोप भी लग रहा है कि ज़्यादा चरणों में चुनाव होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी रहती है उसको फायदा मिल जाता है। नहीं, तो ये तो हमने देखा था, ये तो 2009 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ। तो 14 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसको फायदा क्यों नहीं मिला? या 2009 में हुआ था, तो क्या कांग्रेस की जब दोबारा केंद्र में सरकार बनी थी, वो इसी कारण है क्या? बल्कि क्योंकि इतने बड़ा देश है, हमने देखा कि 58 लाख अगर पोलिंग बूथ बना रहे हैं, वो ईवीएम का उपयोग हो रहा है। आप कीजिए, इतने बड़े देश में आपको सुरक्षा बलों का मूवमेंट करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको बिहार में चुनाव कराना है, सबको पता है, आपको बगल के छत्तीसगढ़ में जो नक्सली एरिया है, जो प्रभु जी ने कहा है कि आपको थार के रेगिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, कहीं कहीं जो प्रभु जी ने बताया कि 1 वोटर के लिए भी जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि 10-10 किलोमीटर तक पोलिंग पार्टियां 2-2 दिन पहले जाती हैं, वो वहाँ जाती हैं। थार के रेगिस्तान की बात कर लें, या जो दलदली इलाका, मरुस्थली इलाकों में, वहाँ भी पोलिंग पार्टियाँ जाती। तो वहाँ सारे संसाधन भेजना, वहाँ से लोगों को वापस बुलाना, सुरक्षा के इंतजाम करना, ईवीएम की व्यवस्था कराना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि एक सारे केंद्रों पे एक ही दिन में आप एक साथ सारी ईवीएम भेज देंगे। तो फिर ये होता है कि किसी ईवीएम को किसी सेंटर से आने में टाइम लग जाता है, तो आरोप लगते हैं कि साहब हेरफेर के लिए ईवीएम को बदल दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे लंबे लंबे चरणों, हमने तो विधानसभा में भी देखा है कि बिहार जैसे राज्यों में कि 8-8, 9-9 चरणों में चुनाव कराना पड़ते थे TN शेषन के ज़माने में, तो जब तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। लेकिन अब ईवीएम से भी हो रहा है, तो लेकिन पूरे जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सारे, क्योंकि ईवीएम की व्यवस्था करना, आपको पोलिंग एजेंट तक पहुंचाना है, उन मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना है, वहाँ पे जो विकलांगों की व्यवस्था है, पिंक जो आजकल एक कॉन्सेप्ट लाया है चुनाव आयोग के, पिंक मतदान केंद्र बनाता महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, दूर दराज सुदूर इलाके हैं। और जो जागरूकता का अभाव है, क्योंकि इतने लंबे दौर में हमने देखा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग शेयर रहेगा वो 60, 65, 70 के बीच झूलता नजर आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में उससे ऊपर बढ़ता नजर नहीं आ रहा है, उसको बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसे देखें कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगी? ये एक ऐसी चीज़ है कि पूरे देश में आपको कि 140 करोड़ की आबादी है, 96 करोड़ वोटर तक आपको पहुंचना है। और दुनिया के कई देशों में तो जितनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ वोटर हैं। तो इस बार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन कुछ और नया भी किया है। जिस तरह से बताया कि 2100 ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं जो निगरानी रखेंगे, जो बाकी उनके अलावा है, बाकी के जिला प्रशासन रखता ही है, और इस साथ साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उनके खातों की भी निगरानी करेगा, पूरी डिटेल लिए चुनाव आयोग। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग जैसा वो चाहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई चुनावी चंदे का गलत इस्तेमाल ना हो, चुनाव के दौरान पैसे का लेन देन ना हो, वोटर को पैसे दे के बरगलाया ना जाए।
कहीं पर दबाव प्रभाव ना किया जाए, तो उसको लेकर वो पूरे ऑब्जर्वर तैनात किए जाते हैं। वो बराबर घूमते हैं, अपनी रिपोर्ट आयोग को देते हैं ऑब्जर्वर। कहीं पर भी आयोग की जो आचार संहिता है, जो नियम कानून के खिलाफ यदि कहीं पर कार्रवाई करता हुआ कोई प्रत्याशी दिखता है या उसके समर्थक दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर वो कार्रवाई करते हैं और उसको नोटिस दिया जाता है, उससे जवाब मांगा जाता है। हमने देखा कि मंत्रियों तक को भी चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाता है। कई बार तो किसी को एक दिन के लिए प्रचार से रोक दिया गया, किसी को एक हफ्ते के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरीके का भी आयोग करता है। एक सजा का उसका जो तरीका है कि वो अब लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तो निभा ले, जो उसका दायित्व है, लेकिन उसने यदि कोई गलती की है तो उसको एहसास भी कराया जाए और दूसरों को ये संदेश चला जाए कि इनने गलती की है तो इनको ये सजा दी है और दूसरे किसी को उस तरीके की गलती ना करे। तो ये आयोग का अपना पूरा काम है, उसके ऑब्जर्वर, उसकी टीम रहती है और वही ये देखते हैं। और खास बात ये है ब्रजेश जी कि ऑब्जर्वर उस राज्य के नहीं होते हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, बाहर के ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, उनका वहां पर संपर्क नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर आयोग एक शक्ति के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सुधार की प्रक्रिया है चुनाव में, वो करने की कोशिश करे। जैसा अभी मनोज जी कह रहे थे, टीएन शेषन को इसलिए आज भी हम याद करते हैं क्योंकि उनने जो चुनावी प्रक्रिया में जो सुधार कराए थे, जो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन वो उसका कभी कोई अमल नहीं करता था, कोई फॉलो नहीं करता था। और टीएन शेषन ने उन्हीं नियमों को, उन्हीं कानूनों को, उसी शक्ति को लागू कराकर उनने जो है एक माहौल बनाया कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। क्योंकि उसके पहले जब मतदान बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बंदूकें लेकर वहां पर किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता था, लाठी डंडे का प्रयोग होता था। तमाम चीज़ों को रोकने के जो प्रबंध किए हैं, तो निश्चित तौर पर अब बूथ लूट, कैप्चरिंग जैसी घटनाएं ना के बराबर होती है। कहीं कहीं शिकायतें आती है लेकिन कई बार सत्यता भी नहीं होती उसमें। ईवीएम को लेकर जरूर शिकायतों का एक दौर चल रहा है, लेकिन वो ईवीएम को लेकर जो पार्टी हारती है चुनाव में वो शिकायत करती है। हमने देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी जब पहले चुनाव हारती थी तो वो शिकायत करती थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, उसको ईवीएम पे संदेह होता था। अब दूसरे दल करते हैं, तो एक ये संदेह की गुंजाइश यहाँ पर है। लेकिन वीवीपैट जैसी चीज को लागू किया गया और लगातार नई प्रक्रिया, नया सुधार उस पूरी व्यवस्था में किया जा रहा है, जिससे एक लेवल पर सभी को प्रचार करने का मौका मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। तो कोशिश अच्छी है आयोग की, लगातार सुधार इसमें गुणात्मक तौर पर दिखाई दे रहा है। और आज उन्होंने जवाब भी दिया है कि किस तरह से 3-3 बार मॉकपोल कराई जाती है जो उम्मीदवार हैं उनके सामने, और 40 केस अब तक हुए हैं और कोर्ट भी जो गए हैं उन पर जुर्माना लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया। और किस तरह की टिप्पणियां की वो भी चुनाव आयुक्त ने बताई। ईवीएम को लेकर कल ही 2 केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और उन्होंने कहा 200 अभी तक याचिका खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये सिलसिला कब खत्म होगा। और बाकायदा चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 100% फेयर है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। जो भी सोशल मीडिया पे इस तरह की वो चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, फर्जी है। फेक न्यूज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मनोज जी, पहले चरण में 19 अप्रैल को जो हो रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा सीट भी है, मतलब महाकौशल के वो जिले ले लिए गए हैं इस तरह से। तो जिस सीट पर फोकस बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस का भी एकमात्र सीट है जो बची हुई है, उस पर कांग्रेस का भी जोर रहेगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा पहले चरण में? कम समय मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि दूसरे उससे देखें कि बीजेपी के तमाम सारे दिग्गज या कांग्रेस के अगर दिग्गज नेता अगर कमलनाथ उनको बुलाना चाहेंगे तो उनके पास ये मौका होगा कि इस 1 महीने में पूरा फोकस वो इन्हीं सीटों पर कर ले। क्योंकि अगर इनमें हम बात करें कि सीधी की बात करें तो रीति पाठक वो चुनाव जीत गई विधानसभा का, तो नया उम्मीदवार पार्टी ने यहाँ उतारा है। शेडोल की पुराना हिमांद्री सिंह को उतारा है। हमने देखे कि जबलपुर में नया चेहरा होगा क्योंकि राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने आशीष दुबे को उतार दिया है। मंडला से फग्गन सिंह गुलस्ते निवास सीट से हार गए थे लेकिन दोबारा मैदान में। बालाघाट से नया चेहरा पार्टी ने दिया और पार्टी में पिछला चुनाव में कोई अच्छा परफॉर्मेंस बालाघाट में बीजेपी का विधानसभा में नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, और छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें दूसरी बार कांग्रेस ने जीती है। तो चुनौती बीजेपी के लिए भी बराबर है। 3-4 सीटों पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसको छिंदवाड़ा का गढ़ बचाना है। तो आप देखिए, कमलनाथ से जब कहा गया था कि जबलपुर से आप चुनाव लड़ेंगे क्या, उन्होंने छिंदवाड़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। तो पूरा का पूरा ये देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ जब पहले चरण का चुनाव होना 19 अप्रैल को, तब तक क्या वो छिंदवाड़ा में डेरा डाले रहेंगे या आसपास की सीट पर या प्रदेश के किसी हिस्से पे अन्य हिस्सों में जाएंगे। क्योंकि स्टार प्रचारक तो निश्चित तौर पर पार्टी उनको बना सकती है। अब ये बनाती कि नहीं बनाती कांग्रेस, ये बात की बात है कि जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी। लेकिन अगर बनाती, और क्या वो बाकी जगह चुनाव प्रचार करने जाते हैं या कितना वो समय देते हैं। क्योंकि विधानसभा में भी हमने देखा था कि वो ज़्यादातर दिन भर घूमते थे और शाम को रात में वो छिंदवाड़ा पहुँच जाते थे।
तो प्रभु जी, दूसरे चरण में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट भी है, जहां जो कांग्रेस ने छोड़ दी है, समाजवादी पार्टी को दे दी और अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। तो इस दूसरे चरण को यदि हम देखें तो यहाँ भी ये सीट जिस पर नज़र रहेगी, समाजवादी पार्टी इस बार खाता खोल पाती है नहीं खोल पाती है। कांग्रेस ने तो एक तरह से ये मान ही लिया था कि वो सीट समाजवादी पार्टी को दे करके वहाँ वो जीत नहीं सकते, लगातार हारते रहे हैं, इसलिए शायद वो सीट दे दी और समाजवादी पार्टी ने वहाँ अपना मुख्यालय बनाने जा रही है। तो मध्य प्रदेश में तीसरा दल यदि कोई आमद दे सकता है तो इसी सीट के माध्यम से खाता खोल सकता है। समाजवादी पार्टी के पास पहला मौका है। हाँ ब्रज जी, यदि विधानसभा चुनाव होता तो शायद ये जरूर कह लेते कि खाता खुल सकता है सपा का वहाँ पर, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और वो सीट पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, विद्यावती चतुर्वेदी वहाँ से चुनाव जीतती थी, फिर उनके बेटे सत्यव्रत चतुर्वेदी एक बार वहाँ से सांसद बने। उमा भारती के जरिए बीजेपी ने उस सीट पर अपनी पकड़ बनाई और धीरे धीरे जो है वो सीट बीजेपी के खाते में परमानेंट हो गई है। हालांकि 2008 के परिसीमन में उसका बहुत सारा क्षेत्र बदल गया, आकार प्रकार उसका बदल चुका है। पहले वो छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह तक सीमित, 3 जिलों तक सीमित सीट हुआ करती थी, अब वो कटनी तक चली गई है। पन्ना भी जुड़ गया, तो पूरा एक बेल्ट पूरा उसमें आ गया है। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरे क्षेत्र में दखल नहीं रखती है, हर जगह उसके वोटर नहीं है, हर जगह उसके सपोर्टर नहीं है। वो यूपी से जुड़ा हुआ जो इलाका है थोड़ा सा बुंदेलखंड का, वहाँ पर उसका जरूर प्रभाव दिख सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ काम कर रही है, खजुराहो में जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समर्थन मिला है, खजुराहो लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीत गई है उन क्षेत्र, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। वो किसी को भी उम्मीदवार बना दें, चाहे अखिलेश यादव वहाँ से उतर जाएं, लेकिन बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनकी सक्रियता उस क्षेत्र में बीजेपी का आधार जो है लंबे समय से चला आ रहा है। तो और मध्य प्रदेश का एक जो नेचर है, जो सपा को कैसे स्वीकार करेगा इतने बड़े बेल्ट में, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सपा को वहाँ कुछ संभावनाएं दिख रही, कुछ वोट प्रतिशत वो बढ़ा सकते हैं वहाँ पर, इसलिए सपा ने उस सीट को मांगा था और कांग्रेस ने उसको छोड़ दिया उनके। लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। दूसरा जो केन बेतवा लिंक परियोजना है वो गेम चेंजर साबित होगी पूरे इलाके के लिए, जो यूपी तक में बीजेपी को फायदा दिला सकती है। देखिए मनोज जी, यूपी को जरूर केन बेतवा लिंक से ज़्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन यदि इस लिंक की बात करें तो ये लिंक में जो डैम बनने हैं उसका जो बहुत सारा नुकसान मध्य प्रदेश को होना है। दोधन डैम जो, हाँ, दोधन डैम ने इसके विदिशा से लेकर हम विदिशा रायसेन से लेकर बेतवा पर कई 7-8 बांध यहाँ पर बनने हैं, फिर वो एक बड़ा बांध दोधन डैम बनना है, जिससे हमारा पन्ना नेशनल पार्क 2 हिस्से में बट जाएगा। तो वहाँ पर जो पर्यटन और जो विकास हो रहा है वो भी प्रभावित हो सकता है निश्चित तौर पर। और यदि हम ललितपुर की बात करते हैं यूपी के, तो ललितपुर के पास भी एक डैम बनना है, तो वहाँ के भी बहुत सारे गांव उसके डूब में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो यूपी को ज़्यादा होगा, मध्य प्रदेश को उतना फायदा नहीं होगा। और ये स्कीम आज की नहीं है, बिल्कुल ये स्कीम 2004 से लिंगोरान चल रही है, अटल जी ने इसका उसमें समझौता कराया था, तब से चल रही है। तो इसका उतना बड़ा फायदा, चूंकि अभी उनने तो केवल डैम के लिए अभी कैबिनेट में, मध्य प्रदेश कैबिनेट में अभी आया है मामला टेंडर करने का, तो ये इतना ज़्यादा इसका फायदा नहीं होगा वहाँ पर। ना तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा, ना सपा इससे बहुत ज़्यादा कोई डैमेज बीजेपी को कर पाएगी, क्योंकि ये लोगों के लिए अब एक चलता हुआ स्कीम की जैसी स्थिति वहाँ पर लोगों के लिए हो चुकी है इस बांध को लेकर। क्योंकि अभी बांध बनना शुरू होगा तो इसका फायदा कब मिलेगा लोगों को? 20 साल बाद, और 2004 से वो चल रहा है, तो निश्चित तौर पर 20 साल से वो पहले से ही लोगों के दिमाग में है कि एक बांध यहाँ पर बनना है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि केन बेतवा लिंक बहुत गेम चेंजर वहाँ पर साबित होगी। राम मंदिर जरूर वहाँ पर एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि राम से जुड़े हुए क्षेत्र इधर भी है उधर भी है। ओरछा में राम राजा की नगरी कहा जाता है, पूरा बेल्ट वहाँ के लोगों के लिए राममय है, और उसके अलावा उधर उत्तर प्रदेश से हम देखते हैं तो वहाँ पर भी राम का प्रभाव है, तो एक असर उसका हो सकता है। बाकी बीजेपी के अपने कार्यक्रम, बीजेपी के लोगों की सक्रियता, ये बड़ा फैक्टर वहाँ पर होगा यदि बीजेपी वहाँ पर पुरानी स्थिति को बेहतर बना सकती है या रिटेन कर पाती है। लेकिन विधानसभा में जो नतीजे आए थे टीकमगढ़ के, वो चिंता का विषय रहेगा टीकमगढ़ बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, टीकमगढ़ क्या खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में दूसरे, लेकिन वहाँ जो विधानसभा के नतीजे का प्रभाव मुझे नहीं लगता लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। जो वीरेन खटीक है, आप देखिए वीरेन खटीक के पहले वहाँ पर रामकृष्ण कुसमारिया, जब खजुराहो संसदीय सीट में ही टीकमगढ़ आता था, तो रामकृष्ण कुसमारिया को वहाँ पर दमोह से भेजकर चुनाव लड़ाया गया।
उसके बाद जब परिसीमन हो गया तो उसका सीट रिजर्व हो गई टीकमगढ़, तो वहाँ पर वीरेंद्र खटीक पहुंचे हैं यहाँ से सागर से, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और वीरेंद्र खटीक की सक्रियता जो कही जाती है, वो आज भी स्कूटर में घूमते हैं। कल भी वो सुबह वहाँ के युवाओं की टीम के साथ, जो गुड मॉर्निंग ग्रुप बना हुआ है उसके साथ जो है बाकायदा सड़कों पर घूमते हुए नजर आए, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आए, तमाम मसलों पर बात करते हुए नजर आए। वो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अभी भी स्कूटर खुद चलाते हुए वहाँ पर घूम लेते हैं, सड़कों गलियों में लोगों के पास पहुँच जाते हैं। और ये सक्रियता वहाँ पर कांग्रेस की तरफ के कोई भी उम्मीदवार उसके सामने नहीं है। जो पंकज अहिरवार को बनाया है वो उस लेवल पर उनकी सक्रियता नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। उस विधानसभा चुनाव की बात जरूर अलग थी वहां पर, क्योंकि टीकमगढ़ की यादवेंद्र सिंह का एक प्रभाव टीकमगढ़ में है, दूसरी सीटों पर भी वहां के स्थानीय उम्मीदवारों का प्रभाव है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर का बेटा जीता है तो वहां पर उनका प्रभाव सालों से चला आ रहा है। तो विधानसभा का मसला अलग है, लोकसभा का मसला अलग है। वोटर मध्य प्रदेश का ये स्थापित कर चुका है कि वो विधानसभा में अलग तरीके से मतदान करने जाता है, लोकसभा में अलग मूड के साथ जाता है। लेकिन मनोज जी, विधानसभा में अलग मूड के साथ जाता है, लोकसभा में अलग, हमने पिछली बार भी देखा है। लेकिन 4 चरणों में चुनाव होने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए तो राहत होगी, क्योंकि वो तो अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाई, उसको मौका भी मिल सकता है। जो 8 से 10 सीटों पर वो ज़्यादा जोर लगा सकती है, क्योंकि अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर उसका जनाधार थोड़ा, हम यदि विधानसभा के नतीजों को देखें तो ठीक ठाक है। नहीं, उनके संग सबसे बड़ा दिक्कत ये था ब्रजेश जी की, जो उनके 2 बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो क्या दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि अगर वो प्रचार करने जाते हैं वोट कम होंगे। और जो प्रभु जी ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में जोर शोर से उठेगा। दूसरी बात है कि क्या कमलनाथ छिंदवाड़ा छोड़कर निकलते हैं। तीसरा, क्या जीतू पटवारी की मालवा के बाहर कोई अपनी पहचान है, वो नहीं है। फिर ऐसा नेता उनके पास कोई नहीं बचा है ना कि वो जाए। राहुल गांधी एक बार न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जो हालात हैं तबीयत के, वो मुश्किल है कि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा दौरे करने की स्थिति में हो। प्रियंका गांधी कितनी छाप छोड़ती है, मल्लिकार्जुन खड़गे, या राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कांग्रेस का नेता वो कौन नेता है जो वोट जुटा सकता है कांग्रेस के लिए, शायद उसका जवाब ना में निकलेगा। तो जो मध्य प्रदेश की बॉडी, अगर हो सकता है कि जीतू पटवारी की डिमांड ना निकले कि इनको हमारे क्षेत्र में प्रचार के लिए भेजिए, ये एक कांग्रेस के सामने बड़ा संकट रहेगा। दूसरा, वो जिस इंदौर से आ रहे हैं, मऊ से बगल से, उस इंदौर से आप देखिए तमाम सारे बड़े नेता बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं बनाते पा रहे। और जो बड़े नेता हैं, कहा जा रहा है कि कमलनाथ के समर्थक ही छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, पहले दिग्विजय सिंह के समर्थक जा रहे थे, सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम था, वो खुद अपने लाव लश्कर के संग चले गए। और इस चलते चुनाव में कोई भरोसा नहीं है कि बीच चुनाव के अंदर कौन कौन कांग्रेस में रहेगा या चला जाएगा। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट तो ये कि जो उसका उम्मीदवार है वो अपनी पार्टी में टिका रहे, प्रचार करता रहे और खुद के लिए वोट मांगने निकल जाए। जो उसके कार्यकर्ता हैं उनको वो मना लें, क्योंकि अगर हो सकता है वो कमलनाथ का समर्थक कोई कार्यकर्ता हो तो हो सकता है वो आपको छिंदवाड़ा में नजर आएगा। वो अगर हो सकता है किसी और नेता का समर्थक कार्यकर्ता हो तो उसके इशारे में किसी और क्षेत्र में चला जाएगा वो। तो ये सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने है। तो कांग्रेस के लिए तो बेहतर होता है कि 1-2 चरणों में अगर चुनाव हो जाता तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन प्रभु जी, भरपाई कैसे करेंगे? यदि समाजवादी पार्टी को एक सीट दे दी है तो अखिलेश यादव से उम्मीद करेंगे, कैसे भरपाई करेगी? यदि इस तरफ देखें हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, स्टार प्रचारकों की कतार है एक के बाद एक। लेकिन कांग्रेस में एक तरह से सूखा है, तो सूखे की भरपाई कैसे करेंगे? ब्रजेश जी, कांग्रेस में बड़े दरख्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कहें कि उनके जो पत्ते झड़ चुके हैं वो छांव नहीं दे पा रहे हैं। डंगाले बची वाली स्थिति में कांग्रेस का यदि हम केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को देखते हैं तो वो स्थिति है। इसी देश में आम आदमी पार्टी एक उदाहरण बनकर सामने आई है कि जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, उस पार्टी ने 10 साल के अंदर अपने आप को ऐसा स्थापित किया है कि अब उनका मुकाबला जो है बीजेपी के सर्वे नेता से होता है। वो सामने टक्कर देने की स्थिति में आते हैं, उनको लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। वो दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाते हैं, वो पंजाब में सरकार बना लेते हैं, दूसरे राज्यों में वो जो है गेम चेंजर भूमिका में रहते हैं, भले उनको उतना रिस्पांस ना मिले। और अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं 10 साल में अपने आप को चुनाव। तो क्योंकि उनने कुछ नब्ज को पकड़ा, उन मुद्दों को पकड़ा जिनसे जनता उद्वेलित होती है, उनके अपनी टीम खड़ी की, पढ़े लिखे युवाओं की टीम लगाई, कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे, उनका उपहास उड़ता रहा, लेकिन वो अपनी लाइन पर चलते रहे और उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाताओं ने समझा। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि आपके पास नाम बड़े बड़े हैं। कमलनाथ जी, अभी जो बात मनोज जी कह रहे थे, कमलनाथ बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह बड़े नेता। दिग्विजय सिंह जमीन पर काम करते हैं, कमलनाथ हवा में काम करते हैं। कमलनाथ एक दिन में विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, एक दिन में 2 से 3 सभा करने के अलावा कमलनाथ कहीं और नहीं जाते थे। वो छिंदवाड़ा अपना घर संभालने चले जाते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको अपना छिंदवाड़ा संभालना था कि मैं ना हार जाऊं,
यदि वो हार गए तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। ये स्थिति जो है, ये सबसे बड़ी स्थिति कांग्रेस के साथ दिक्कत है। न तो उनका कार्यकर्ताओं का बेस नीचे तक है, ना आधार है। भारतीय जनता पार्टी को अभी आप देखिए कि चुनाव तो आज डिक्लेयर हुए हैं, आचार संहिता आज लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार यदि हम कहें तो एक राउंड का प्रचार वो अपना कर चुके हैं लगभग मोटे मोटे तौर पर। बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ तक जा चुके हैं। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, वो सारे के सारे मंत्री गांव में रुक चुके हैं, बूथ पर भेजे जा रहे हैं, कार्यकर्ता का संपर्क अभियान चल रहा है। तो एक तरीके से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस अभी स्टार्ट लेगी, बीजेपी अपना फिनिश कर चुकी है 1 से 2 राउंड का काम। और बीजेपी जो एंटी कंबेंसी या नाराजी जनता की कहीं पर भी बीजेपी के लोगों से होगी, सरकार से होगी, केंद्र सरकार से होगी, उसको दूर करने का प्रयास वो कर चुके हैं। कि आपका जो प्रदेश सरकार का मंत्री पहुंचता है आपके पास चुनाव के पहले, आपके साथ बैठता है, उठता है, पूरी रात रहता है, आपसे बात करता है, और उसके बाद वो जो है वो आप उसको अपनी समस्या बताते हैं, वो आश्वासन देता है, भले पूरा ना करे। तो आपका गुस्सा तो हल्का कर गया वो बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है। मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का कहना था कि उनने चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना का उनने देखा रिस्पांस, तो उनने जो है खुद लिफाफे बना के 1500 रुपए जो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के थे घर घर बंटवा दिए। नतीजा आया तो वो हार गए। चुनाव हारे तो उन्होंने फिर बाकायदा अपने लोगों को भेजकर एक सर्वे कराया कि भाई हमने भी पैसे बांटे, हम क्यों हार गए। तो लोगों ने उनको ये कहा कि भाई वो तो खाते में आते हैं, भले 1000 रुपये 1200 रुपये आ रहे हैं, वो खाते में आ रहे हैं, अकाउंटेड है वो यदि नहीं आएंगे तो हम सवाल उठा सकते हैं। आप तो लिफाफे में दे गए, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी चुनाव के बाद आप दोगे कि नहीं दोगे। तो 1500 रुपये भी रख लिए उसने वोट भी नहीं दिया कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस की स्थिति है कि न तो उनकी स्कीम असरकारक है, न उनके नेता फील्ड पर काम कर रहे हैं। एक दिग्विजय सिंह को हम जरूर कह लें कि वो काम कर रहे हैं। अब बताइए, अब जीतू पटवारी युवा नेतृत्व को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। जीतू पटवारी के आने के बाद कांग्रेस में पलायन की जो झड़ी लगी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो रोकने का जिनको प्रयास किया वो तक चले गए। वो कह रहे हैं कि वो तो बिक गए हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं है। आप कहीं पर भी तो अपने कार्यकर्ताओं को संबल दीजिए कि भाई आप रोक रहे हैं, सरकार बना सकते हैं या केंद्र में आ सकते हैं, आप विपक्ष में रहिए, लेकिन प्रभावी भूमिका में रहिए कि लोग आपसे जुड़े रहें कि आज नहीं कल सरकार आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से यदि अभी 3 सीट तक पहुंची है और 370 का ख्वाब देख रही है, तो उपहास भी उड़ा है उसका, मेहनत भी की है उसने, जमीन पर काम किया है। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है, उसका वजह से कांग्रेस को वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके लिए वो मेहनत भी नहीं करते। लेकिन मनोज जी, समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस के साथ आ गई। बहुजन समाजवादी पार्टी को पिछली बार 2.38% वोट मिले थे। क्या आपको लगता है इस बार कुछ खेल बिगाड़ पाएगी? क्योंकि अंतर बड़ा है। बीजेपी ने एक तरह से भारी मत लिए हैं, कोई 5-5 लाख से जीता है, 58% उसे मतदान हुआ था, वोट प्रतिशत मिला था, जबकि कांग्रेस को 34% ही मिला था। तो कुछ लगता है कि इस बार बसपा कुछ खेल बिगाड़ पाएगी कुछ इलाकों में? देखिए ब्रजेश, 14% का अंतर तब था जब 40% पे दोनों दल खड़े थे 2018 के विधानसभा में। बहुत 0.1 का भी अंतर नहीं था दोनों के बीच। लेकिन 4 महीने बाद जो लोकसभा 5 महीने बाद चुनाव हुए तो हमने देखा कि वो अंतर बढ़ के 14% का हो गया। तो अभी तो 8% का वैसे ही अंतर के साथ बीजेपी 48% के आसपास वोट मिला विधानसभा, कांग्रेस 40 पर खड़ी है। अगर ये 10% और बढ़ा लेते हैं तो आप देखिए कि जो जीत का अंतर है वो पिछली बार से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक बसपा की बात है, आप उत्तर प्रदेश में उनका चुनाव में नतीजे उनके देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार क्या स्थिति रही उनकी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े थे, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसका खामियाजा सपा ने भुगता कि बसपा तो 10 सीटें ले गई वहाँ लोकसभा में, लेकिन समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें ही आई है। इस बार जिस प्रकार से उनने उम्मीदवार खड़े हैं तो वो खेल बिगाड़ने के हिसाब से खड़े किए हैं। अब जहाँ तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में, जब वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाने की स्थिति में मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको तो अपना उत्तर प्रदेश का गढ़ बचाना है कि जहाँ पर राम मंदिर की लहर भी है, योगी का बुलडोजर भी है, डबल इंजन की सरकार है और मोदी का मैजिक भी है। तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर मध्य प्रदेश में कितना ध्यान देंगे। और दूसरा, बसपा के साथ भी वही है कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगी या उत्तर प्रदेश छोड़कर मध्य प्रदेश में आएंगी, या वो जो उम्मीदवार खड़े करेंगी तो क्या वो जातिगत समीकरण ऐसा साध पाएंगे कि वो कुछ फ़ायदा कर सकते हैं समाजवादी बसपा के लिए? शायद नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि वो वोट कटवा की स्थिति से ज़्यादा उनकी स्थिति होगी नहीं, और 2% वोट शेयर पे तो वो उत्तर प्रदेश में पहुंच गया विधानसभा में।
तो हो सकता है कि इसी स्थिति में मध्य प्रदेश में हम लोकसभा में भी देखें कि उनका वोट शेयर 1% के आसपास आ जाए, क्योंकि विधानसभा में भी हमने देखा था कि उनका जो पूरा वोट था वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया था। हमने देखा कांग्रेस का वोट परसेंट इंटैक्ट रहा 40%, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर है वो सपा अपा सब जोड़ के बसपा को वो 48% तक पहुंच गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 29 के 29 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती हैं, किन लोगों को खड़ा करती हैं, कब तक खड़ा करती हैं, क्योंकि इसके 2 चुनाव पहले तक हम देखते थे कि 1 महीने पहले बसपा के प्रत्याशी घोषित हो जाते थे। कई बार हमने इसी भोपाल में देखा, मायावती ने बड़ी बड़ी सभाएं की, लाल परेड में हमने देखा कि इतनी बड़ी उन्होंने सभा की थी। फूल सिंह बरैया प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद ही फूल सिंह बरैया को हटा दिया था कि ये बड़े नेता बनते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बसपा मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की इस चुनाव में कोई छाप छोड़ने की स्थिति में है। ध्रुव जी, 14 नए चेहरे उतारे हैं बीजेपी ने, क्या आपको लगता है कांग्रेस ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत दिखा पाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस को यदि मध्य प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ानी है उनको, अभी तो वो एक ही सीट बची है उनकी, उसी का संकट है यदि कमलनाथ जी को देखते हुए लग रहा है। यदि उनको अपनी सीट बढ़ानी है 1 से 2, 3, 5, 6 से ज़्यादा का, तो कांग्रेस के नेता भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि 10 सीट पर भी उनको जाना है तो उनको नए पुराने का कॉम्बिनेशन उनको करना ही होगा निश्चित तौर पर। जहाँ प्रभावी भूमिका में, जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाएं, कांग्रेस निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के लिए जीतने की स्थिति वहाँ पर बन सकती है, क्योंकि रोडमर नागर का 3 चुनाव हो चुके हैं, उनसे लोगों की नाराजगी निश्चित तौर पर है। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के लोग हैं वो भी अपनी बातों को लेकर सार्वजनिक मंच पर भी बात कर रहे हैं, सरकार से वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा वहाँ के एक विधायक अभी बीच में बता भी चुके थे, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर। तो निश्चित उसका असर बगल के गुना में भी दिखेगा, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। मनोज जी जो कह रहे हैं उसका असर गुना में भी दिखेगा, निश्चित तौर पर वहाँ पर दिखेगा। तो धार एक मजबूत सीट है उनकी, रतलाम झाबुआ एक सीट है जहां पर कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा जिसको उन्होंने पहली बार टिकट दिया विधानसभा चुनाव में, वो चुनाव जीता और 4 महीने बाद वो लोकसभा चुनाव भी जीता। पढ़ा लिखा अधिकारी रहा है, उनकी पत्नी IAS अफसर रही है, सीनियर पोस्ट पर रही हैं, जिनने जनता के बीच में पूरे 5 साल काम किया। जिस तरीके से सुशील चंद्र वर्मा ने भोपाल सीट बीजेपी के लिए बनाकर दी थी उस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया। लेकिन आपने चूंकि वहां पर कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम है तो बीजेपी को डर लगा, उन्होंने टिकट काटकर नए व्यक्ति को दे दिया। तो कांग्रेस को ये समझना होगा कि वो कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, कहाँ उनको नए व्यक्तियों के चेहरे को सामने लाना है, कहाँ पुराने को लगाना है। और यदि नए को लाना है तो आपके पास पूरे 5 साल का समय था, आप 5 साल उसको तैयार होने के लिए ज़मीन तो दीजिए, उसको काम करने दीजिए। आप अभी चुनाव आया, आप पहले चरण के चुनाव में, अब हम कहेंगे तो 70 दिन बचे मुश्किल से, आप अभी उस किसी को उम्मीदवार बना देंगे खजुराहो में, तो वो इस पूरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में नहीं घूम पाएगा। 33 दिन बचे पहले मतलब गांव तो दूर की बात है, वो कस्बों में भी नहीं जा पाएगा पूरे के पूरे, उसके लिए समय नहीं बचेगा। तो इतना लंबा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है। तो इस तरीके की स्थिति यदि है आपके पास तो आपको पहले से तैयारी करके आना चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, आपको पहले से पता था। 19 हारे तब आपको पता था कि 24 के चुनाव हमको लड़ने जाना है, 14 हारे तब आपको पता था 19 का चुनाव हमको लड़ने जाना है। लेकिन वो तैयारी कांग्रेस नहीं करती है, वो दूसरे तरीके के एक आभा मंडल में जीती है कि उनके नाम पर या मोदी के चेहरे के खिलाफ लोग मतदान कर देंगे। यहाँ उनको सोचना होगा कि उनको यदि जीतना है, संघर्ष करें तो केजरीवाल से सीखें। निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा, वो ज़्यादा सीटों पर लोगों को उतारें, नए लोगों चेहरों को उतारें, पुरानों को भी लगाएं। कमलनाथ को जबलपुर लड़ा दीजिए, आप नकुलनाथ को छिंदवाड़ा के साथ 2 सीटें जीतने की स्थिति आपकी बन जाएगी। लेकिन ऐसा कांग्रेस रिस्क लेना ना तो कमलनाथ चाहते ना कांग्रेस चाहती है, तो ये बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। लेकिन कांग्रेस करे क्या? बड़े नेता तो पहले ही इंकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो वैसे ही दरवाजा खोलोगे बीजेपी का ब्रजेश जी, तो जिनको नहीं लड़ना है, पार्टी की बात नहीं माननी है, अनुशासनहीनता करनी है, तो उसके लिए पार्टी के प्रबंध होते हैं संविधान में। आप उसको निष्कासित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, दूसरे पार्टी का दरवाजा दिखा सकते हैं, आपकी मुसीबत तो उधर चली जाएगी। नए लोगों को तैयार कीजिए, क्यों उनको ढो रहे हैं आप? दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो ब्राह्मण चेहरे बीजेपी में आए हैं, यदि हम विंध्य की बात करें तो ब्राह्मण ठाकुरों के इर्द गिर्द वहाँ की राजनीति घूमती रहती है, तो क्या एक जो खाली स्थान हुआ है, अभी जो इतने ब्राह्मण चेहरे आए सुरेश पचौरी के साथ, चाहे वो शुक्ला की बात कर लें, चाहे संजय शुक्ला, हाँ, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे भी जूझ रही है विंध्य में। निश्चित तौर पर ये दोनों दलों के हिसाब से देखें तो ब्रजेश जी ये बड़ा एक अलग तरीके का ये फ्लेवर आया है इस बार निकल के, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं इस बार उसमें ब्राह्मणों की बहुतायत है। एक ठाकुर दिया उनने 29 लोकसभा क्षेत्रों में, और आप उसका परिणाम देखिए कि अजय प्रताप सिंह जो कि प्रदेश महामंत्री कार्यालय प्रभारी रहे हैं, पूरी पार्टी को चलाते रहे हैं,
जो कई इस्तीफा बार दे दिया पार्टी का चुनाव लड़ते रहे, उन्हें पार्टी से केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी ने जो है उपेक्षा की है। तो ये निश्चित तौर पर विंध्य में असर करेगा। विंध्य में ब्राह्मण ठाकुर दोनों समीकरण, चाहे सीधी हो चाहे रीवा हो, उसका असर शहडोल तक होता है, जबलपुर तक होता है। तो निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं जो है आएगा। कांग्रेस चाहे तो इसको भुनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ भी दिक्कत वही है कि उनके जो बड़े नेता हैं वहाँ के ठाकुर नेता, वो खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे क्योंकि 2 बार वो हार चुके हैं। तो ये एक बड़ी कांग्रेस के साथ दिक्कत है। तो ये इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है कि आपके सामने मुकाबले में कोई चेहरा ही नहीं है वैसा खड़ा हुआ सशक्त, जो जातिगत समीकरण या तमाम समीकरणों को देखते हुए एक ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो जुझारू हो, लड़ने वाला हो, बड़ा नाम हो। तो कांग्रेस में वो कमी रह जाती है। और बीजेपी ने इस बार अभी तक, अब बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी पहले कहा जाता था, फिर वो बनियों से दूर होती चली गई। बीजेपी नाम के लिए बनिया लेती है, ब्राह्मणों की बहुतायत रही, फिर ब्राह्मण कम हो गए। फिर एक दौर आया कि बीजेपी में टी सीरीज का चर्चा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करने लगे कि ठाकुरों का बोलबाला हो गया। और इस बार जो है ठाकुरों का ही सफाया हो गया, पार्टी से केवल एक ठाकुर को टिकट दिया, ब्राह्मणों का फिर ले आए। ओबीसी चाहिए उनको सबसे पहले, फिर आदिवासी चाहिए उनको, फिर एससी चाहिए, उसके बाद फिर उनको ब्राह्मण चाहिए। ये ऐसा बीजेपी का समीकरण दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का समीकरण तो दिखाई दे रहा है मनोज जी, लेकिन कांग्रेस जो छत्रपों की पार्टी कही जाती थी, अब छत्रपों का टोटा हो गया है, उसकी भरपाई कैसे करेगी? कोई नए छत्रप तो एक दिन में खड़े नहीं हो जाते हैं, तो कोई मौका है इस चुनाव से कि वो ऐसे छत्रप बना सके? वाकई ब्रजेश जी, ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की ताकत ही उसकी छत्रपवाद थी कि विंध्य क्षेत्र में अर्जुन सिंह या अजय सिंह राहुल वहाँ पे वो छत्रप थे, वो अपने उनके समर्थक, उनके लोग जीत कर आते थे। ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इधर दिग्विजय सिंह, इधर महाकौशल में कमलनाथ। तो जो कांग्रेस का जो छत्रपवाद था, जो पुराने जमाने जिस तरीके से शिवाजी महाराज की जो सल्तनत बढ़ी या जो भी पुरानी सल्तनतें रहीं, तो वो जागीरदार छत्रप बना देते थे, उनको चार दे देते थे। वो जब बड़ी लड़ाई लड़ना हो तो सब उनके साथ आ जाते थे, नहीं तो अपना अपना राज चलाते रहते थे। लगभग वही स्थिति में कांग्रेस अभी तक राज करती रही थी। लेकिन कांग्रेस का छत्रपवाद शायद खत्म हो गया, खत्म होता चला गया, उनके छत्रप बीजेपी में आ गए। तो एक नुकसान इसका भी कांग्रेस को हुआ, या तो वो बीजेपी की तरह वन में लीडरशिप का तरफ चले जाएं, कार्यकर्ता बेस्ड लीडरशिप तैयार करें कि नेता नहीं रहेगा, कार्यकर्ता ही हमारा सर्वे, कार्यकर्ता से चुन के ही लोग ऊपर आएंगे, उन्हीं को पद मिलेगा, उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद उसका फायदा हो। या फिर वो अपनी पुरानी पद्धति छत्रपवाद की तरफ जाएं, तो छत्रप तैयार करने में समय लगेगा। जो पुराने छत्रप हैं वो अकर्मण्य हो गए हैं या वो उतना यूजफुल नहीं रहे, तो आप उनकी जगह नए लोगों को तैयार कीजिए। एक चुनाव और निकलेगा, 2 चुनाव निकलेगा, 28 नहीं जीत पाएंगे आप, 29 नहीं जीत पाएंगे आप, तो उसके बाद का चुनाव में आप जीत सकते हैं। संघर्ष तो आप राजनीति करना है तो आगे बढ़ना ही होगा कि अलग अलग क्षेत्र के से उन्होंने नेताओं को उभारा, बनाया, फिर वो अपने आप में छत्रप बन गए। क्योंकि या तो दोनों मौके जो रहकर आप बेहतर तरीके से दोनों चीजें ना, प्रभु जी ने जो कहा कि ये या जो आपने सवाल किया, सबसे अच्छा मौका है कि कांग्रेस इस छत्रपवाद से इस चुनाव में मुक्ति पा ले, कि विशुद्ध अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दे, उनमें से जिसमें पोटेंशियल हो, चाहे वो जीते हारे अलग मैटर है। आप उसको इससे जज मत करिए कि वो लोकसभा के चुनाव जीत गया या हार गया तो नेता बन गया। आप उसकी क्षमताएं देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। आप एक चुनाव और सही, एक चुनाव और मनोज जी, वो 2018 का चुनाव उदाहरण है। दीपक बावरिया जब प्रभारी थे, उनने मंडलम सेक्टर की व्यवस्था लागू की थी, नीचे तक के कार्यकर्ताओं को उनने काम दिया था, उसका फायदा हुआ। 15 साल बाद कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई थी। वो पद्धति को आप छोड़ देंगे फिर से, तो आपको ये पता चल गया कि कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी। और कांग्रेस के सामने 2009 का नतीजा जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गई है, तारीखें का ऐलान हो गया है, बज गया चुनावी बुगुल। अब उम्मीद ये है कि नेता बद जुबानी नहीं चलाएंगे, धार्मिक आधार पर प्रचार नहीं करेंगे, किस तरह से लोकतांत्रिक इस पर्व को बेहतर तरीके से मनाया जा सके इस पर ध्यान देंगे। फेक न्यूज भी ना चले, लोकतंत्र का पर्व शांतिपूर्वक हो, मतदान शांतिपूर्वक हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसमें भाग लें, ऐसी हमारी अपील है। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।